चलिए, तो लेट अस सी व्हाट दिस रूल सेज दैट। चलिए अब हम इस रूल को पढ़ाते हैं। वर्ड को देखिएगा, किसी भी वर्ड के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। इसको बहुत फेमस नाम, इसको गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के नाम से भी बुलाते हैं, हम रीजनेबल कंस्ट्रक्शन के नाम से भी बुलाते हैं, और एक लेटिन डॉक्ट्रिन है दैट्स कॉल्ड योर यूट्रस मैजिस वैलिड कॉम पैरिट। दैट वाज, हम इस नाम से भी इसको हम बुलाते हैं। मतलब इसका पूरा वर्जन होता है ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन इफ द नैरो इंटरप्रिटेशन fails to achieve the main purpose of law. You must go on to the broader interpretation if the narrower interpretation fails to achieve the main purpose of law. अब यहाँ पर अगर मैं एक छोटी सी बात करूँ, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक सिंपल, ये भी क्या है, एक लिटरल इंटरप्रिटेशन ही है, एक लिटरल कंस्ट्रक्शन ही है, ये भी वही है। सारा लिटरल कंस्ट्रक्शंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे और फिर हम देखते हैं कि नहीं साहब, ये एब्सर्डिटी दे रहा है, ये ट्रू मीनिंग को नहीं दे रहा है, डेविएशंस हैं, तो हम लिटरल कंस्ट्रक्शंस के साथ साथ यहाँ पे कॉमन सेंस भी अप्लाई कर देंगे, और फिर हम देखेंगे कि भाई हमें तो ये तो बड़ा अच्छा मीनिंग मिल गया, समझ के में आ गया, बहुत अच्छा मीनिंग समझ में आ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एक बेसिक एग्जांपल और बड़ा पॉपुलर सा एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा, सबको पता होगा, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अ वेरी सिंपल मैनर, आर्टिकल 14 says that the state shall not deny to any person the equality before the law and equal protection of law within the territory of India। मतलब बड़ा सिंपल है, अगर हम इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब लें तो मतलब होता है कि कानून के नज़र में सब बराबर है। जब सरकार रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो सभी को एक तरह से ट्रीटमेंट करेगी, किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं करेगी, अमीर गरीब के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा, रिलीजन के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा, जेंडर के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा। बड़े आराम से कह रहे हैं कि सब कोई लॉ में समान है, इक्वल है। तो हम पूछते हैं, जब इक्वल है तो फिर ये टैक्स स्लैब्स डिफरेंट क्यों है? किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, किसी को 10% टैक्स देना पड़ रहा है, किसी को 20% टैक्स देना पड़ रहा है, किसी को 30% टैक्स देना पड़ रहा है। नौकरी में रिजर्वेशन क्यों है? दैट्स द पॉइंट हियर दैट यू नो, नौकरी में रिजर्वेशंस क्यों है? वुमेन्स के लिए लॉ लिबरल क्यों है कई जगहों पे? तो क्या ये इक्वलिटी बिफोर द लॉ के फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है? तो अगर हम लिटरल मीनिंग के अकॉर्डिंगली इक्वलिटी बिफोर द लॉ को लेकर चले तो हमारे को एब्सर्ड दिख रहा है, एब्सर्डिटी दिख रही है, सीधा सीधा आ रहा है कि भाई ये आर्टिकल तो बकवास है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, ये फॉलो नहीं हो पा रहा है, सिर्फ पेपर पे दिखाने के लिए आर्टिकल है, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन जब हम रीजनेबल इंटरप्रिटेशन के ऊपर जाते हैं ना, तब हम देखते हैं क्या हमारे देश में सब एक जैसे हैं? क्या सबके पास पैसे एक जैसा है? क्या सबके पास ज़मीन एक जैसी है? नहीं। यहाँ पे हर 5 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाता है, लोगों के स्टाइल बदल जाते हैं, कहीं अमीरी है, कहीं गरीबी है, डिफरेंट स्टेटस के लोग फैले हुए हैं, और सबके ऊपर इक्वल लॉ लगा देना, इट वुड बी जस्ट क्रिएटिंग एन इनइक्वालिटी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ क्रिएटिंग द इक्वालिटी। ये तो जस्ट इनइक्वालिटी क्रिएट करने वाली बात हो जाएगी। तो रीजनेबल इंटरप्रिटेशन कहता है ना कि भाई अब चूंकि हमारा देश ही इनइक्वल है, इक्वल नहीं है, अलग अलग तरह के लोग हैं, तो इक्वल लोगों पे इक्वल वाला लॉ लगाओ तो ज्यादा बेटर होगा। गरीबों के लिए अलग जैसा कानून, अमीरों के लिए कुछ और, ये चलेगा। टैक्स स्लैब्स बनाइए, जो मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्सेशन है वो जो ज्यादा पैसा ओन कर रहे हैं उनसे लें, जो बिल्कुल लो रेट ऑफ टैक्सेशन है
वो बिल्कुल गरीब लोगों पे ऊपर इंप्लीमेंट करें। सो दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ व्हाट इट कॉल्ड दैट इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो सिर्फ लिटरल इंटरप्रिटेशन से काम नहीं चलता है। Whenever we are getting the literal interpretation fails to achieve the main purpose of the law, then we have to go on to the broader interpretation so that the remedy could be advanced or mischief would be suppressed. Even in the doctrine of literal interpretation, it was clearly said here that the words, phrase and sentences of the statutes must be followed into the ordinary, popular and grammatical meaning, but it says unless the constructions leads to the absurdity and suggest some different meaning. अगर constructions absurdity दे रहा है, different meaning को suggest कर रहा है, तो हम उस जगह पे पहुंचेंगे और हम उसके accordingly proceed करेंगे। और this was what it called that a valid provisions which we got that this one। चलिए, तो ये हमारा मैटर है यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर द लॉ का। अब हम इस मैटर के ऊपर थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं और समझते हैं थोड़ी सी बातों को। अब यहाँ एप्लीकेबल कब हो रहा है, ये सब मैंने आपको अभी बता दिया। ये एप्लीकेबल हो रहा है जब लिटरल इंटरप्रिटेशन फेल कर जाती है तो, और ऑर्डिनरी मीनिंग जहाँ पे क्लियर नहीं हो, तब हम जाते हैं रीजनेबल इंटरप्रिटेशंस के ऊपर। लेकिन जब रीजनेबल इंटरप्रिटेशन के ऊपर जाते हैं तो वो तीन बातों को कहता है कि फॉलो करो। दिस वन फर्स्ट, राइट आफ्टर दैट ब्रॉडर कंस्ट्रक्शंस, एंड तीसरा पॉलिसी पर्पस एंड स्प्रेड ऑफ लॉ। मैं इन दोनों चीज़ों को बताता हूँ, जरा इसको समझिए। Accordingly, provisions must be drafted। क्वेश्चन पूछता है, जब legislature know that there is an inequality in India, then accordingly the provision must be drafted। प्रोविजन वैसे ही ड्राफ्ट किए गए हैं, सारे प्रोविजंस वैसे ही ड्राफ्ट किए गए हैं, है ना। लेकिन हम उसके रीजंस को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि क्यों ऐसी ड्राफ्टिंग हुई है। दैट्स वाई वी नीड टू स्पेसिफाई। हम अगर संविधान का अगर एक आर्टिकल का मैटर लेते हैं, एक आर्टिकल को उठाते हैं और हमको लगता है कि नहीं साहब ये रीजनेबल इंटरप्रिटेशन लिटरल इंटरप्रिटेशन के ऊपर फिट नहीं बैठती, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू द रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। भाई ये देखिए जरा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। ये सबसे पहले कहता है कि अगर आपका डिक्शनरी मीनिंग जो आप ले रहे हैं वो अगर एक्ट के मेन पर्पस को अचीव करने से फेल कर जाता है तो आप डिक्शनरी मीनिंग से डिपार्ट कर जाइए, डिक्शनरी मीनिंग से डिपार्ट कर जाइए और उसको वो सेंसिबल मीनिंग दीजिए जो रेमेडी को एडवांस करे और मिसचीफ को सप्रेस करे। वो ये बात कहता है कि अगर डिक्शनरी में जो मीनिंग है, अगर डिक्शनरी का मीनिंग एक्ट के मेन पर्पस को अचीव नहीं कर रहा है तो इसको डिपार्ट करो, छोड़ दो और उस मीनिंग को, उस सेंसिबल मीनिंग दो जो रेमेडी को एडवांस करती है और मिसचीफ को सप्रेस करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने एक बड़ा सा अच्छा सा भी एक प्रोविजंस दिया, एग्जाम्पल दिया, दैट वाज, जैसे आप सिंपल सी बात ले लो, सेक्शन 4 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्या डिफाइंड है यहाँ पर? प्रोमिसी नोट। कहता है प्रोमिसी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument or to the bearer of the instrument। अगर मैं ये बात कहता हूं यहां पर तो यहां पे एक एक वर्ड जो है अपने आप में एक्सप्लेन्ड है। यहां पे कोई भी डिक्शनरी का मीनिंग, जब हम हर वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग लगाते हैं तो हर चीज को फॉलो करता है।
कहते हैं अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, बिल्कुल डिक्शनरी से मैच कर रहा है इंटरप्रिटेशन। साइंड बाय द मेकर, बिल्कुल मैच कर रहा है। टू पे ए सर्टन सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी भी सर्टेन होनी चाहिए, वो भी मैच कर रहे हैं। ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये सब मैच कर रहे हैं, एवरीथिंग। लेकिन जहां कहीं भी मिसमैच्ड हो, कोई भी बातें क्लियर ना हो, तो हम रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन पे चले जाते हैं। जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को डिफाइन करता है, कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी इन गुड्स to the buyer for the price. Here, what is the meaning of the word called property in goods? If we are sticking on to the literal interpretation, if we are sticking on to the dictionary meaning, nevertheless we can get, of course, the exact meaning of what it called the property in goods. We have to depart from the dictionary meaning to know the meaning of the property in goods. और जब हम dictionary meaning से deviate होते हैं, तब हमको समझ में आता है कि प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब होता है कि गुड्स का ऑनरशिप, गुड्स का ऑनरशिप। भले गुड्स आपके पास है लेकिन ऑनरशिप उसकी मेरे पास है, तो हम कहते हैं कि भाई हम उस गुड्स के मालिक हैं, बेशक गुड्स आपके पास है। दैट इज द थिंग कॉल्ड हियर प्रॉपर्टी इन गुड्स। अगर ऑनरशिप इन गुड्स लिखा रहता तब तो लिटरल इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग हम फटाफट समझ जाते, लेकिन वहां डेफिनेशन में लिखा हुआ है प्रॉपर्टी इन गुड्स। हमारा डिक्शनरी मीनिंग जो है ना, वो सही बातें नहीं बताएगा। हम डेविएट करते हैं, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन पे जाते हैं, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन के ऊपर जाते हैं, तब पता चलता है कि यहाँ प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब होता है जनरल प्रॉपर्टी, नॉट द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। अगर मेरे को कोई गुड्स बेचा गया तो मेरे पास अधिकार है, बेशक गुड्स आपके पास है, मेरे पास राइट है मैं किसी को रीसेल कर दूं, मैं उसको तोड़ दूं, फेंक दूं, कुछ भी कर दूं, बिकॉज प्रॉपर्टी इन गुड्स मेरे पास है। तो दैट इज द पॉइंट वेयर वी कैन डिपार्ट फ्रॉम द डिक्शनरी मीनिंग एंड वी कैन प्रोवाइड सम डिफरेंट मीनिंग so that the remedy could be advanced and mischief could be separated. That is the matter called here. We got there. तो ये तो पहला बोला कि आप डिक्शनरी मीनिंग से डिपार्ट कर जाओ। अच्छा, दूसरी बात है, दो तरह की इंटरप्रिटेशन होती है। एक होता है ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन, एक होता है नैरो इंटरप्रिटेशन। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कहता है कि पहले तो आप नैरो इंटरप्रिटेशन करो, पहले आप क्या करो, नैरो इंटरप्रिटेशन करो। इफ द नैरो इंटरप्रिटेशन फेल्स टू अचीव मेन पर्पस ऑफ लॉ, मेन पर्पस एक्ट का जो पर्पस था, अगर वो उसको अचीव करने से फेल कर जाता है, देन यू हैव टू गो ऑन टू द ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन। तब आप उसको उसके ब्रॉडर इंटरप्रिटेशंस के ऊपर जाओ, तब जाओ आप उसके ब्रॉडर इंटरप्रिटेशंस को लेकर के जाओ। दैट इज द मैटर कॉल्ड हियर। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और तीसरी बात जो यहाँ पे बड़े आराम से कहता है, दैट वाज जो एक्ट बनाई गई है उसको सिर्फ लेटर में मत समझो, उसको उसके स्पिरिट में समझो। स्पिरिट में कि क्यों बनाई गई, लेटर से सिर्फ मतलब मत निकालो। लेटर्स ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यू विल हैव टू सी दिस ओनली। लेटर्स ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, यू हैव टू सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो। अब हम कहते हैं आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 21 कहता है स्टेट शेल नॉट डिनाई, आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसकी बात करता है। दैट वाज नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। बड़ा सिंपल बात कहा, लेकिन जब यहां कहते हैं भाई
ये लाइफ का मतलब क्या है? मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस? नहीं, संविधान लिखने वाले का ये इंटेंशन नहीं था। संविधान लिखने वाले का इंटेंशन ये कभी नहीं था कि लाइफ ओनली मीन्स मेयर एंड एनिमल एग्जिस्टेंस। लाइफ अ वेरी वाइडर थिंग, बहुत वाइडर थिंग्स हैं। स्कूल्स हो, कॉलेज हो, ट्रांसपोर्ट हो, हॉस्पिटल हो, ये सारी चीजें लाइफ पे इंक्लूड है। इवन द कोर्ट सेज दैट, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट लाइफ इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच मेक्स द लाइफ मीनिंगफुल। तो जब कभी भी कोर्ट इंटरप्रिटेशंस के ऊपर जाती है तो लेटर्स पे ध्यान ना दे करके वो स्पिरिट पे ध्यान देती है कि भाई लाइफ लिखने का यहां पे स्पिरिट क्या था। सिर्फ सांसें चलती रहे वो लाइफ है, या फिर इंसान डिग्निटी के साथ देश में सरवाइव करे, सारी फैसिलिटीज मिले, ये लाइफ है। सो दिस इज द मैटर कॉल्ड हियर। तो मैं कॉन्क्लूड करता हूं रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशंस को, और बिल्कुल आराम से कहता है यूट्रिस मेजिस वैलिड कंपेरिट। इट मीन्स व्हेन द लिटरल मीनिंग इज नॉट क्लियर, व्हेन द डिक्शनरी मीनिंग इज नॉट क्लियर, then you must depart from the dictionary meaning and give it such a sensible meaning so that the remedy could be advanced or mischief could be suppressed। पहली बात तो ये कहा। दूसरी बात कहता है if the narrow interpretation fails to achieve the main purpose of the law then one should go for the broader interpretation so that the remedy could be advanced or mischief could be suppressed। तीसरी बात कहता है act must be understood as per the spirit of law, not as per the letter of law। You need to consider object, purpose, policy for which the law was made। This is called here rule of reasonable interpretation। That's called here rule of reasonable interpretation। वही एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ यहाँ पे लिया है आर्टिकल 14 के मैटर्स को, जो मैंने आपको समझाया। और यहाँ पे कोर्ट ने कहा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को भी फेयरली पढ़ें, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन के साथ पढ़ें। जब उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज वगैरह को रीड करते हैं तो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन के साथ और प्रॉपरली देखें। सो दिस इज सच ए थिंग विच वाज सेड बाय द कोर्ट। हमने दो रूल को फॉलो किया, हमने लिटरल इंटरप्रिटेशन को देखा और हमने रीजनेबल इंटरप्रिटेशन को देखा। सही है, दैट वाज। चलिए एक और रूल को पढ़ाते हैं, और वो भी अपने आप में बड़ा ही परफेक्ट है, इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है, और हम उस रूल के ऊपर भी आते हैं। रूल्स के नेम कई होते हैं, आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना है। हम हेडेंस रूल के नाम से भी हम इसको जानते हैं, हम इसको रूल ऑफ परपोसिव कंस्ट्रक्शंस के नाम से भी जानते हैं, और हम इसको बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शंस के नाम से भी जानते हैं। और सप्रेस मिसचीफ एडवांस रेमेडी, जो इसका एक बेसिक फंडा है, वो लेके चलते हैं। ये रूल बताता है कि कोई भी अगर एक्ट बना है तो इसका रूट कहाँ पर है, मतलब किस जगह इसका रूट है, दैट्स कहाँ से आया ये। तो हमारे यहाँ जो एक्ट बनता है वो कहाँ से आता है, सोर्स क्या है एक्ट का। बहुत सारे सोर्स होते हैं, वो कस्टम होता है, प्रेसिडेंट होती है, दैट्स ना, कस्टम हुआ, प्रेसिडेंट हुआ। और इंग्लिश लॉ इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। जो इंग्लिश लॉ है वो अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है, इंग्लैंड का कानून। और इंग्लैंड का कानून खुद कहाँ से आया है, तो इंग्लैंड का कानून जनरेट हुआ है कॉमन लॉ से, कॉमन लॉ से। ये कॉमन लॉ भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉमन लॉ। और ये कॉमन लॉ क्या होता है, तो थोड़ा सा ये सीख लीजिए कॉमन लॉ क्या होता है। इंग्लैंड बहुत समय पहले अलग अलग सूबों में डिवाइडेड था, अलग अलग सूबों में, और सेक्ट्स जिसको हम कहते हैं, अलग अलग पार्ट्स में जब डिवाइडेड था, तो हर एक पार्ट का जो होता है वो दैट वाज
हाँ ये सही है, अभी मैं इसके ऊपर जाऊंगा बाद में। हाँ तो मैं अभी आपको ज़रा इसके ऊपर बता रहा हूँ, ज़रा इसके ऊपर ज़रा पॉइंट्स को आप मेरा समझिए ध्यान से। अगर मैं कहता हूँ कि इंग्लैंड अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था, अलग अलग सूबों में इंग्लैंड डिवाइडेड था, और हर एक पार्ट का अपना अपना कानून होता था, अपने लॉ से वो ऑपरेट होता था। और इंग्लैंड में हेड जो होते थे वहाँ के किंग होते थे। वहाँ जब किंग होते थे और जब भी उनके पास कोई केस आता था तो उस सेक्ट में कौन सा लॉ चल रहा है वो उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करते थे कि भाई उस सूबों में, उस एरिया में प्रोविजन क्या चल रहा है, लॉ क्या चल रहा है, वो उसके अकॉर्डिंगली उस केस को ट्रीट करते थे। उनके लिए बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत हेडेक थी। तो उन्होंने, वो किंग का नाम था रिचर्ड सेकंड। कभी कभी आपसे पूछेगा कॉमन लॉ कौन लाए थे, तो रिचर्ड सेकंड वहाँ के किंग थे, वो लेके आए थे। तो रिचर्ड सेकंड जो है ना, वो सारे सेक्ट्स को मिला करके एक लॉ बनाए, और जो लॉ कॉमन लॉ के नाम से फेमस हुआ। और उसके बाद इंग्लैंड में जो है वो कॉमन लॉ चलना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, जब इंग्लैंड की पार्लियामेंट आ गई, अब वहाँ जब पार्लियामेंट एक्ट बनाना शुरू करी तो बहुत नेचुरल हुआ, कॉमन लॉ वहाँ के लॉ का सोर्स बना। और जब इंडिया में लॉ बनी तो इंग्लैंड का लॉ सोर्स रहा। और तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया के लॉ का भी सोर्स एक तरह से कॉमन लॉ होता है। कॉमन लॉ इंडियन लॉ का भी सोर्स बड़े आराम से हम कह सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी ना कोई भी ऐसा प्रोविजन, खासकर डेफिनेशन किसी चीज़ का, दो मीनिंग्स देना शुरू कर देता है, तीन मीनिंग देना शुरू कर देता है। मतलब एक ही वर्ड्स के कई मीनिंग आने शुरू हो जाते हैं। तो बड़ी कंफ्यूजन होती है कि हम कौन से मीनिंग को चेक करें, कौन से मीनिंग को रखें, कौन से मीनिंग को ना रखें। तो 1584 में हेडेंस का केस आया, जिसमें बैरन्स ऑफ एक्सचेकर ने डिसाइड किया इस केस को। आपको ध्यान से रखिएगा, बैरन्स ऑफ एक्सचेकर, हेडेंस का केस 1584 बहुत फेमस है। उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने 4 फॉर्मूले दिए और कहा कि अगर कहीं प्रॉब्लम है इंटरप्रिटेशंस में तो आप 4 चीजों का ध्यान रखो। नंबर 1, व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर द मेकिंग ऑफ दिस एक्ट। जो एक्ट अभी चल रही है उसकी जगह कॉमन लॉ क्या था? कॉमन लॉ वही था तब तो कोई बात नहीं, डिफरेंट था। तो आप सोचिए, व्हाट वाज द डिफेक्ट फॉर विच द कॉमन लॉ डिड नॉट ऑपरेट? व्हाट वाज द मिसचीफ? व्हाट वाज द डिफेक्ट फॉर विच द कॉमन लॉ डिड नॉट ऑपरेट? What remedy the parliament has taken to cure that defect? And what was the true reasons of the remedy? उसका true reasons क्या था? That was, चलिए अब यहां देखिए, बैलेंस ऑफ एक्सचेकर वहां के कोर्ट को कहते हैं। और यहां पे अब बात को समझिए जरा ध्यान से। अब वहां सिचुएशन बड़ा डिफरेंट है। अब वहां क्या होता है, बड़े आराम से कहा गया, व्हाट वाज द कॉमन लॉ। 4 बातों को आप प्रॉपरली याद रखिए। व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर द मेकिंग ऑफ दिस एक्ट? व्हाट वाज द डिफेक्ट फॉर विच द कॉमन लॉ डिड नॉट ऑपरेट? व्हाट रेमेडी द पार्लियामेंट हैज टेकन टू क्योर दैट डिफेक्ट? एंड व्हाट वाज द ट्रू रीजंस फॉर द रेमेडी? इन 4 सवालों का जवाब ढूंढिए कि भाई एक्ट से पहले कॉमन लॉ क्या थी। नंबर 1, कॉमन लॉ में मिसचीफ क्या थी जो कॉमन लॉ की जगह एक्ट को लाया गया? दैट वाज, कॉमन लॉ के डिफेक्ट को हटाने के लिए पार्लियामेंट ने क्या रेमेडी लिया, और जो रेमेडी लिया पार्लियामेंट ने वही रेमेडी क्यों लिया, कोई और रेमेडी क्यों नहीं लिया? अगर इन 4 चीजों को आप सर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, देन यू विल बी गेटिंग ऑफ कोर्स द परफेक्ट सॉल्यूशन। कुछ क्वेरीज हैं आपके, देखें जरा। इन केस ऑफ स्टेट्यूट्स, वन इंटरप्रिटेशन सूट्स मी एंड अदर इंटरप्रिटेशन सूट्स माय ओपोनेंट, देन कैन जज टेक ए कॉल ऑन द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन एज वेल। क्वेश्चन यहां पे ये है ना कि
डिफेंस काउंसिल को एक इंटरप्रिटेशन पसंद है, प्रोसिक्यूशन को दूसरी इंटरप्रिटेशन पसंद है, तो जज किसकी लेंगे? जज जिससे ज़्यादा कन्विंस होंगे बेसिकली उसको लेंगे, जिससे ज़्यादा कन्विंस होंगे। और दूसरी बात, एक बात और कह दूं कि सारे इंटरप्रिटेशन का सिस्टम अलग अलग है, सिस्टम अलग अलग है। लिटरल इंटरप्रिटेशन लेना है पहले आपको, लेकिन अगर एब्सर्डिटी दिख गई, अगर एब्सर्डिटी दिखती है तब आपको जाना है रीजनेबल इंटरप्रिटेशन के ऊपर। तो वहां दोनों में क्लासिंग होने की कोई बात ही नहीं है। एब्सर्डिटी जब तक ना दिखे तब तक रीजनेबल इंटरप्रिटेशन के ऊपर नहीं जाते हैं, हम लिटरल इंटरप्रिटेशन के ऊपर ही रहते हैं। हम मिसचीफ रूल को कब फॉलो करते हैं? हेडेंस रूल को जब दो तरह की मीनिंग लगे, डबल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीनिंग लगे, हालांकि ऐसे डिफेक्ट्स बड़े कम होते हैं, बड़े दो तरह की मीनिंग्स को दिखे, तो वैसे सर्कमस्टांस में मिसचीफ रूल को फॉलो करते हैं। और उसके बाद तो यहाँ देखिए, व्हेन दिस रूल अप्लाई, वही चीज मैं आपको यहाँ कह रहा था, व्हेन द वर्ड्स यूज इन द स्टेट्यूट्स क्लियर और कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, मतलब कोई कंफ्यूजन्स नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, तो वैसे सर्कमस्टांस में हम हेडेंस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जब कंफ्यूजन लगे किसी वर्ड में तब हम जाकर के इस रूल को फॉलो करते हैं। सो आवर पॉइंट इज वेरी नॉर्मल, जिसको आप बड़े ध्यान से समझिए। फर्स्ट रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, द सेकेंड लिटरल इंटरप्रिटेशन, देन रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, देन आपको क्या कहना था, दैट्स कॉल्ड हियर मिसचीफ रूल। यहां पे कहा वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंस ऑर्डिनरी, पॉपुलर, नेचुरल, ग्रामेटिकल मीनिंग के अकॉर्डिंगली समझिए, अनलेस द कंस्ट्रक्शन लीड्स टू एब्सर्डिटी एंड सजेस्ट डिफरेंट मीनिंग। ये कहता है डॉन, ये कहता है डॉन, डॉन मतलब डी मतलब डिपार्ट करो डिक्शनरी मीनिंग से, सेंसिबल मीनिंग दो, रेमेडी एडवांस्ड हो, मिसचीफ सप्रेस्ड हो। ओ कहता है एक्ट को उसके ऑब्जेक्ट, पर्पस, पॉलिसी, स्पिरिट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली समझो। एन कहता है अगर नैरो इंटरप्रिटेशन फेल हो जाए देन ब्रॉडर इंटरप्रिटेशंस के ऊपर जाओ, दिस द मैटर। मिसचीफ रूल कहता है चार बातों का ध्यान रखो, व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर द मेकिंग ऑफ द एक्ट, व्हाट वाज द डिफेक्ट फॉर विच द कॉमन लॉ डिड नॉट ऑपरेट, what remedy the parliament has taken to resolve the defect, and what was the true reasons for the remedy. See, this one the matter called here. सही है, that was the matter called here. एक और रूल आते हैं आपके सामने, अब जरा उसको भी नजर डालते हैं कि ये क्या कहते हैं, ये रूल क्या कहता है। अगला रूल कहता है the rule of harmonious constructions. Let us see what says that rules of harmonious construction. देखिए, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शंस का जो रूल है ना, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक वाइडर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। देखो, कभी कभी क्या कहता है, हम एक एक्ट को पढ़ते हैं, सही है, एक सेक्शन कहता है, जैसे सेक्शन 5 पढ़ा, वो कुछ कंप्लायंसेस को कहा, और सेक्शन 8 पढ़ा तो वो कुछ और कंप्लायंसेस को कह रहे हैं। सवाल उठता है कि हम किसको माने। अगर हम 5 को मानते हैं तो 8 पूरी तरह से कंप्लाइट नहीं होता, 8 को मानते हैं तो 5 पूरी तरह से कंप्लाइट नहीं होता, तो हम किसे माने, व्हाट टू डू, व्हाट मेजर वी हैव टू टेक दैट, हमें क्या करना चाहिए ऐसे सर्कमस्टेंसेस में। सो दैट इज सच ए थिंग। इसी समस्या का जो जवाब है, इसी समस्या का जो समाधान है, जो सॉल्यूशन है, वो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन जो है वो लेकर के आता है। जैसे अगर मैं आपको बड़े सिंपल सा एग्जांपल दूं, राज कृष्णा वर्सेस विनोद, AIR सुप्रीम कोर्ट का केस है, जरा केस पे ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 33 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 123 सबसेक्शन 8 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कॉन्ट्राडिक्शंस आ गई। 33 2 123 8 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आपको याद होगा ये वही एक्ट है जिसकी वजह से इमरजेंसी आई, इंदिरा गांधी डिस्क्वालीफाइड हो गई, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने, जस्टिस जगमोहन ने उनको डिस्क्वालीफाई किया
आगे के 6 इयर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट छोड़ना था उनको। सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन के लिए रिलीफ दे दिया, लेकिन उस रिलीफ का फ़ायदा उन्होंने ये उठाया, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। यही वो एक्ट था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की ही सारी लगाई थी वहां पर। सेक्शन 33(2) कहता है गवर्नमेंट सर्वेंट मे नॉमिनेट और सेकेंड ए कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन, वेरी क्लियर। और 123(8) कहता है गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट इंटाइटल्ड टू असिस्ट ए कैंडिडेट इन एन इलेक्शन। एक तरफ तो कहता है नॉमिनेट कर सकते हैं, सेकंड कर सकते हैं, और दूसरी तरफ कहता है असिस्ट नहीं कर सकते इन इलेक्शन इन एनी मैनर एक्सेप्ट बाय कास्टिंग द वोट। गवर्नमेंट सर्वेंट करे क्या? आप उसको नॉमिनेट नहीं कर सकते किसी कैंडिडेट के लिए, आप सेकंड नहीं कर सकते, और दूसरा कह रहे हैं, दैट्स द पॉइंट हियर, ये कह रहा है सॉरी नॉमिनेट कर सकते हैं, सेकंड कर सकते हैं, और दूसरा कह रहा है कि भाई आप जो है कैंडिडेट को असिस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब इन दोनों प्रोविजंस में कॉन्ट्रडिक्शन है। हम इधर जाते हैं तो उसकी कॉन्ट्रावेंशन होती है, उधर जाते हैं तो इसकी कॉन्ट्रावेंशन होती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब इसको देखिए। सुप्रीम कोर्ट बोथ द प्रोविजंस शुड बी हार्मोनियसली इंटरप्रेटेड, ऐसे सेटिस्फाई करो कि दोनों सेटिस्फाइड हो जाए। Government servant was entitled to nominate or second a candidate seeking election to the state assembly. This harmony could be achieved only with if section 123(8) of the act is interpreted as conferring the power on the government servant of voting as well as proposing seconding a candidate. उसके अलावा कुछ और काम नहीं कर सकते। ये 123(8) जो सेक्शन है ना, ये बड़ा डेंजरस सेक्शन है। That was government servant is not entitled to assist a candidate। मैं थोड़ा लीक से हटके इंदिरा गांधी वाली बात बता देता हूँ। 123(8) में ही इंदिरा गांधी को राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी 123 सबसेक्शन 8 ही एक मेन जड़ बन गया था। इंदिरा गांधी के जो सेक्रेटरी थे, जो उस वक्त गवर्नमेंट जॉब में थे, वो उनके सारे इलेक्शन रैली को ऑर्गेनाइज करते थे, सारे इलेक्शन रैली को ऑर्गेनाइज करते थे। ये इल्जाम उनके ऊपर लगा गया था। जितनी भी इलेक्शन रैली हुई थी और वो सब ऑर्गेनाइज करते थे। हालांकि आगे चलकर उन्होंने रिजाइन किया था, लेकिन ऐसे सबूत मिले थे कि रेजिग्नेशन से पहले उन्होंने ये सब काम भी किया था, रिजाइन करने से पहले ही भी ये काम किया था। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जो है ये वायलेशन था, 123(8) का वायलेशन था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट जो वहाँ के कैंडिडेट थे, जो डिफीट हुए थे राजनारायण, इंदिरा गांधी बहुत भारी वोट से जीती थी उस वक्त, 1971 की बात है, और लगभग 2/3 सीट जो था उस वक्त कांग्रेस के पास ही था। 2/3 तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, 2/3 से भी ज़्यादा, यूँ कहते हैं 452 सीट्स ऑल ओवर इंडिया जीत करके कांग्रेस ने 1971 में वो गवर्नमेंट बनाई थी। 1971 या 72 का मैटर था, उस वक्त उनका गवर्नमेंट बना था 452 सीट्स के साथ। और यही जो प्रोविजन था राजनारायण ने, जो उनके अपोजिट जो इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त, इसी 123(8) को पॉइंट बना करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया था। लंबा चला था ये केस, 72 से 75 तक आ गया था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट 12 जून का डेट था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ वर्डिक्ट दिया, उनको आगे के 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई कर दिया। इलेक्शन और उनकी जो कैंडिडेचर्स थी, जो वो जीती थी, उसको भी ख़त्म कर दिया। प्राइम मिनिस्टर थी, अब कोई पार्लियामेंट के मेंबर नहीं रही। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जस्टिस जगमोहन थे उस समय, उन्होंने उसका फैसला आया हुआ था। खैर कोर्ट में जब अपील फाइल हुई तो वेकेशन जज थे, और वेकेशन जज ने थोड़ी रिलीफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी थी।
उनको थोड़ा टाइम दे दिया था, 30 डेज़ का टाइम दे दिया था एक, और क्योंकि इंटरिम रिलीफ दिया था क्योंकि वैकेशन चल रही थी, और इसी दरमियान इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, तब सारा मैटर। लेकिन हाँ, ये बताना जरूरी था 123(8) ही वो एक जड़ था पूरी की पूरी इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट करने का। यही 123(8) की बात यहाँ भी हो रही है कि भाई 123(8) गवर्नमेंट सर्वेंट को, पॉलिटिकल किसी कैंडिडेट को असिस्ट करने से रोकता है, और 33(2) कहता है कि भाई आप उसको नॉमिनेट कर सकते हैं, सेकंड कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन किया कि आप असिस्ट नहीं करेंगे, आप उसको नॉमिनेट जरूर कर सकते हैं, आप एक दायरे में रह के काम कर सकते हैं, यू कांट गो बियॉन्ड ऑफ दैट, यू नो, सो यू हैव टू डू द हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज टू प्रोविजंस देयर, दिस वन। चलिए अब देखिए जरा सिचुएशन, जरा ध्यान से सुनिए। अब हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं? कहते हैं अगर दो या उससे ज़्यादा प्रोविजन ऑफ स्टेट्यूट्स, या दो या उससे ज़्यादा प्रोविजन ऑफ डिफरेंट स्टेट्यूट्स विद इन द सेक्शन, मतलब अगर आप ये देखिएगा ना, एक एक्ट और दूसरी एक्ट, इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शंस हो, दैट वाज, अगर इन दोनों में मतलब दो एक्ट्स में भी कॉन्ट्राडिक्शंस हो, विद इन द एक्ट कॉन्ट्राडिक्शंस हो, विद इन द सेक्शंस कॉन्ट्राडिक्शंस हो, ये सब सर्कमस्टांसेस में आपको हार्मोनियस कंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एक को छोड़ दे और दूसरे को फॉलो कर ले। आपको एक ऐसा जनरल प्रोविजन बनाना है जिससे आप दोनों के दोनों प्रोविजंस को, दोनों के दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई कर दे, दोनों के दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई कर दे। अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करता हूँ तो कंपनीज एक्ट सेक्शन 96 कहता है कि साहब कंपनी एक एनुअल जनरल मीटिंग, हर कैलेंडर ईयर में एक एनुअल जनरल मीटिंग बुलवाएगी। 2 AGM के बीच का गैप जो है दैट वाज 15 मंथ से ज़्यादा का नहीं होगा, और फाइनेंशियल ईयर एंड होने के दैट्स 6 मंथ्स के भीतर AGM बुलवानी है। तो जब हम AGM बुलवाने का ड्यू डेट फाइंड आउट करेंगे तो हम इन तीनों प्रोविजंस का ध्यान रखेंगे। हम ऐसे डेट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें तीनों के तीनों प्रोविजंस सेटिस्फाइड हो जाए। दिस इज सेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शंस। दिस इज सेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शंस, दैट्स द मैटर। तो ऐसा कंफ्यूजन है या नहीं है, आगे का प्रोविजन कॉन्ट्राडिक्टरी है या कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, इसको समझने के लिए आपको पूरा एक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहली गाइडलाइन दिया है कि स्टेट्यूट्स मस्ट बी रेड एज ए होल। एक कानून को आप पूरी पढ़िए, पूरी तरह से पढ़िए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कोई कॉन्ट्राडिक्शन है भी या कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। दूसरी बात, एक प्रोविजन शुड नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट with reference to the other provisions, you know, this one provision दूसरे प्रोविजन के रेफरेंस में जरूर पढ़ें, हर प्रोविजन को एक दूसरे के रेफरेंस में पढ़ें। वे 2 प्रोविजन ऑफ द स्टेट्यूट्स आप रिकनसाइल करने की कोशिश करें, और अगर रिकनसाइल नहीं हो रहा है तो पॉसिबल इफेक्ट आप दोनों को दें। आप पहले तो कोशिश करें कि दोनों प्रोविजन जो कॉन्ट्राडिक्शन है जिसमें आपस में, आप उनकी रिकन्सिलेशन करा दें। अगर रिकन्सिलेशन नहीं हो पा रही है तो आप ऐसी कोशिश करें कि दोनों के दोनों प्रोविजंस की मैक्सिमम कंप्लायंसेज हो जाए। एक प्रोविजन को दूसरे प्रोविजन से डिफीट ना करवाएं, बल्कि दोनों की रिकन्सिलेशन लेकर चलें। और कभी ये मत सोचें कि पार्लियामेंट एक हाथ से दे रही है और दूसरे हाथ से ले रही है। पार्लियामेंट जो दे रही है वो कभी ले नहीं रही है। That is such a basic funda which you have to keep in your mind while interpreting the provisions of the statutes, that you know, this one, the matter. मैं देख लूँ मेरी तरफ, हाँ, तो ये हमारा मामला होता है। तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। स्टेप 1, आप एफर्ट करेंगे फुल इफेक्ट देने का to all the conflicting provisions, or if it is not possible to give full effect to all the conflicting provisions, they should be so interpreted, partial effect दें
कोशिश करें कि पहले हम फुल इफेक्ट दें, अगर फुल इफेक्ट देना पॉसिबल नहीं है तो आप ऐसी कोशिश करें कि पार्शियल इफेक्ट्स जो है, मतलब जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंप्लायंसेज है वो जरूर हो जाए। दिस इज द पॉइंट कॉल्ड हियर। सही है, चलिए ये हमारा मैटर होता है। तो हमने 4 डॉक्ट्रिन्स को प्रॉपरली पढ़ लिया। सही है, 7-8 डॉक्ट्रिन्स है जो बिल्कुल जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बड़े जनरेट होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही जनरेट होता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई अगर किसी वर्ड का 2 मीनिंग्स हैं तो कौन सा इंटरप्रिटेशंस का रूल यहाँ पे काम करेगा। आपको फटाफट याद रखना पड़ेगा, फिर हेडिंग्स रूल ही काम करेगा। तो ऐसी बातों को आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। नाउ सी वन मोर थिंग, हमने अभी तक जो देखा है लिटरेरी इंटरप्रिटेशन देख लिया है, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन देखा है, हमने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन देखा है, और हेडिंग्स रूल को भी हमने फाइंड आउट किया है। हमने इन सारी बातों को देख लिया है, समझ लिया है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब आ जाइए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, रूल ऑफ एडिटम जेनरिस। एडिटम जेनरिस, अब जरा इसको समझते हैं और हम इसके फंडा के ऊपर आते हैं कि ये एडिटम जेनरिस क्या कहते हैं। Let us try to have the meaning of the word. Let us try to have the meaning of the doctrine called the rule of exitum generis. अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए सोच करके, अगर मैं कहता हूँ सलमान खान, शाहरुख खान, सही ना, सैफ अली खान, ETC, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ETC? क्या हो सकता है ETC का मतलब? अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, MF हुसैन, दैट वाज, या फोर्थ आमिर खान? What shall be the choice here? I am just giving a question. It's given that Salman Khan, Shahrukh Khan, Saif Ali Khan, ETC. What is the meaning of the ETC here? Whether it's Atal Bihari Vajpayee, Manmohan Singh, MF Hussain, या आमिर खान, it's quite natural you will give the answer. सर मेरी आवाज लेट से पहुंची आप तक. It's quite natural you will give the answer आमिर खान. आप आमिर खान ही आंसर देंगे, जाहिर सी बात है. लेकिन आपने आमिर खान ही आंसर क्यों दिया ETC का? वही बात ये डॉक्ट्रिन बताता है. वो डॉक्ट्रिन कहता है कि जो जनरल वर्ड्स हैं, मैं अब यहां लिखता हूं, दो तरह के वर्ड्स होते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा. मैं यहां लिखता हूं, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं. जनरल वर्ड्स एक हुआ और एक होता है स्पेसिफिक वर्ड्स. स्पेसिफिक वर्ड्स, अगर मैं कहता हूं स्पेसिफिक वर्ड, तो स्पेसिफिक वर्ड का मतलब राम, श्याम, मोहन, शंभू, लीला, ये सब क्या है? स्पेसिफिक वर्ड है. हम कहते हैं जनरल वर्ड, मतलब बॉयज कह दिया. जब हम बॉयज कह दिए तो ये जनरल वर्ड हो गया. हम कहते हैं ना, अगर हम ऐसे कहते हैं, हम कहते हैं राम, श्याम, मोहन, शंभू, दीनू एंड अदर बॉयज. अब इसका मतलब समझिए आप, जरा ध्यान से सुनिए. हमारा ना ये सब स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, और ये जो मेरा क्या है ना, ये जनरल वर्ड्स हैं. ये जनरल वर्ड है. क्लियर है? तो ना कोई भी जब हम एक्ट को पढ़ते हैं, सेक्शंस को पढ़ते हैं ना, तो हमको जनरल वर्ड बड़ा मिल जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल ETC, एनी अदर थिंग्स. आपको देखे होंगे ना कितना मिलता है. ETC, एनी अदर थिंग्स, अदर मैनर,
अदर्स मैनर, ऐसे कई सारे मिल जाते हैं, क्योंकि लेजिस्लेटर ये नहीं चाहता कि भाई अब ईटीसी की जगह जो जितने स्पेसिफिक वर्ड्स हैं सब लिख दें, बिकॉज देयर आर अनलिमिटेड स्पेसिफिक वर्ड्स. वी कांट राइट ऑल दिस थिंग्स. वी हैव जस्ट रिटन ए जनरल वर्ड so that you draw the meaning, what the meaning of the general words here. तो अगर आपको इस जनरल वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करना है, मैं बताता हूं, यहां पे देखिए ध्यान से. टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ जनरल वर्ड, तो आपको ये डॉक्ट्रिन सीखना पड़ेगा. एडजेटिव जेनरिस की डॉक्ट्रिन सीखनी पड़ेगी. सही है ना? आपको एडजेटिव जेनरिस की डॉक्ट्रिन सीखनी पड़ेगी. नहीं विराट, अदरवाइज देन एक जनरल वर्ड नहीं है. अदरवाइज देन का इंटरप्रिटेशन कुछ और रहता है. अदरवाइज देन का मतलब होता है विदाउट. जब भी लॉ में लिखा रहे अदरवाइज देन, तो आप उसका काट के उसके जगह विदाउट लिख के पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा वो चीजें. अदरवाइज देन इज नॉट ए जनरल वर्ड. हम कभी भी कहते हैं, हम अगर कभी भी कहते हैं ETC, एनी अदर थिंग, जो ऐसे मैटर, ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, हम उसको कहते हैं कि ये जनरल वर्ड्स हैं. अब कहता है जनरल वर्ड्स को मीनिंग कैसे निकालेंगे, अब कहता है जनरल वर्ड्स का मीनिंग कैसे निकालेंगे, तो मैं इसको साफ करता हूं. ठीक है, अब इसका मतलब कहता है, इसके लिए आपको पहले ये रूल फॉलो करना पड़ेगा. रूल 1. सही है? थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मैं अभी फिर से आके आपके कंफ्यूजन पूछता हूं. मेरे को एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देने दो आप, या फिर आप लिख के दो मुझे क्या कंफ्यूजन हो गया. आप लिखिए, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू. व्हाट्स द कंफ्यूजन ऑन दैट? व्हाट्स योर कंफ्यूजन? यू जस्ट राइट, आई एम जस्ट वेटिंग, ऑब्जर्विंग. व्हाट्स योर कंफ्यूजन ऑन दैट? थोड़ा कंफ्यूजन हो गया. हाँ, तो अभी तक आया नहीं आपका. एनीवे, आई एम वेटिंग फॉर योर कंफ्यूजन्स. व्हाट स्टेटमेंट? अदरवाइज आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन. तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर सेंटेंस मेरे पास होता है ना, मेरे पास सेंटेंस होता है, तो उसमें जनरल वर्ड्स होते हैं और एक जनरल वर्ड्स भी होता है और एक स्पेसिफिक वर्ड भी होता है. जितने भी जनरल वर्ड्स हैं, दैट वाज, वो सब उसका मीनिंग कैसे निकालेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे, उसको जानने के लिए हम इस डॉक्ट्रिन को पढ़ते हैं, एडजेटिव जेनरिस. और एडजेटिव जेनरिस का मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड और स्पीसीज. मतलब कि जो पीछे का वर्ड्स है उसी के अकॉर्डिंगली जनरल वर्ड का मीनिंग ड्रॉ करो. उसी के अकॉर्डिंगली जनरल वर्ड का मीनिंग ड्रॉ करो. हम कहते हैं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, PV नरसिंह राव, मनमोहन सिंह, ETC. अब ETC का मतलब अगर निकालना है ना, तो हमको ये स्पेसिफिक वर्ड्स को समझना पड़ेगा कि ये स्पेसिफिक वर्ड्स क्या हैं, किस समुदाय को बिलोंग करते हैं. तो देख के लगता है ये तो सारे के सारे प्रधानमंत्री हैं, तो ETC का मतलब क्या होगा? ETC का मतलब इंदिरा गांधी भी हो सकती है, नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं. सो दैट इज द वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन. अब थोड़ा लीगल लैंग्वेज पे आते हैं. रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 पे ध्यान दीजिए. इसका रूल क्या कहता है? रूल 1 कहता है, इन एन इन्यूमरेशन ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट्यूट्स, जनरल वर्ड्स फॉलोइंग द स्पेसिफिक वर्ड्स may be constituted with reference to the matter antecedents, and constructions may be narrowed down by treating them as applying the things of same kind
as previously mentioned, unless of course there is something to show that the wider sense was intended. आप इसका एक एक वर्ड का पहले मीनिंग समझ लीजिए, आपको भी ये याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। पहले आप एक एक वर्ड का मतलब समझ लीजिए कि क्या मतलब कहता है। यहाँ पे आप इसका मतलब के ऊपर आइए, क्या मतलब कहता है। इसका जो मतलब कहता है, अगर मैं इसके ऊपर आऊं, इसका क्या मीनिंग है, ये कहता है इन एन इन्यूमरेशन ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट इन एन एक्ट। इन्यूमरेशन, हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं, किसका? डिफरेंट सब्जेक्ट का। यहां डिफरेंट सब्जेक्ट क्या है? जो जनरल वर्ड्स हैं, ये जनरल वर्ड्स है। जनरल वर्ड को फॉलो करता हुआ कौन है? स्पेसिफिक वर्ड है, सही ना? मतलब ये जनरल वर्ड है तो पीछे कौन आ रहा है? स्पेसिफिक वर्ड आ रहा है। मे बी कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट किससे बना है? कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन का मतलब फाइनल मीनिंग निकालना। विथ रेफरेंस टू द मैटर एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मीन्स बैक का मैटर, पीछे का मैटर। मतलब जनरल वर्ड का मीनिंग निकाल सकते हैं विथ रेफरेंस टू द मैटर व्हाट? एंटीसीडेंट। मतलब ये कहता है व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, आपको करना क्या है। तो बड़े आराम से कहते हैं इन एन इन्यूमरेशन ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट्यूट्स द जनरल वर्ड्स फॉलोइंग द स्पेसिफिक वर्ड्स मे बी कॉन्स्टिट्यूट विथ रेफरेंस टू द मैटर एंटीसीडेंट। विथ रेफरेंस टू द मैटर एंटीसीडेंट। क्लियर? अच्छा, अब कहता है कि अगर आप ऐसा करेंगे ना तो रिजल्ट क्या होगा, ये बताएगा रिजल्ट। तो रिजल्ट कहता है कंस्ट्रक्शंस में भी नैरो डाउन। भाई अगर आप सारे प्रधानमंत्री का नाम लिखने लगे तो कितना लेंथी हो जाएगा। अगर लेजिस्लेचर ईटीसी अदर थिंग वाला वर्ड यूज ना करें तो कितना लंबा हो जाएगा। तो कहते हैं ना, एंड कंस्ट्रक्शन में भी नैरो डाउन, इससे कंस्ट्रक्शन छोटी होती है। बाय ट्रीटिंग देम एज अप्लाइंग टू द थिंग्स ऑफ सेम काइंड एज दोज प्रीवियसली मेंशन्ड, एज दोज प्रीवियसली मेंशन्ड। तो रिजल्ट ये होगा। अच्छा, मुझे सिर्फ 5 ही पीएम को लेना था, तो आप ईटीसी ले लीजिएगा तो सब सारे के इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहां कहता है कब नहीं लेना है? अनलेस ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग टू शो दैट द वाइड सेंस वाज इंटेंडेड। मतलब व्हेन टू अवॉइड, जब वाइडर सेंस चाहिए होगी तब मत लेना, जब वाइडर सेंस चाहिए होगी तब मत लेना। तो मैं बड़े आराम से एक बार फिर रिपीट करता हूं इस रूल को। In an enumeration of the different subjects in an act, general words following the specific word may be constituted with reference to the matter antecedents, and constructions may be narrowed down by treating them as applying the things of same kind as those previously mentioned, unless of course there is something to show that the wider sense was intended. देखिए ये तो पूरा कोर्ट का लैंग्वेज है, मैंने एज इट इज आपको बोल दिया। अगर आपसे याद हो पाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो जितना समझ है वो समझ के भी लिख दिए, चीजों को समझा दिए कि हाँ भाई ये होता है एजिटिम जनरलिस का मतलब, परफेक्ट है। हाँ, पूरा लैंग्वेज लिखते हैं, लीगल लैंग्वेज में लिखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। कॉपी चेक करने वाला तुरंत देखते कहेगा ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इसको तो पूरे मार्क्स दो। सो दैट्स द पॉइंट, वी हैव टू सी दैट, यू नो। वाइडर सेंस में क्यों नहीं लेते हैं? वाइडर सेंस में हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वाइडर सेंस ईटीसी जैसा वर्ड जो है वो पूरा खोल देता है। वो कहता है सब आ जाओ। हम कहते हैं मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, ईटीसी, मतलब सारे पीएम आ जाओ। लेकिन अगर मुझे 5 ही पीएम को लेना है तो फिर ये ईटीसी वर्ड यहां पर यूज नहीं होगा। दैट्स वाई से दैट अनलेस ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग टू शो दैट the wider sense was intended। तो अगर मैं ये बताता हूं ना, in an enumeration of the different subject in an act, general words following the specific words may be constituted with reference to the matter antecedents, and constructions may be narrowed down by treating them as applying the things of same kind as those previously mentioned, unless of course there is something to show that the wider sense was intended। This is called रूल ऑफ व्हाट यू मे से दैट, यू नो, एजिटिम जनरलिस। इसको हम एजिटिम जनरलिस का रूल कहते हैं।
सही है, दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ एडिटम जनरलिस। चलिए एक बात यहाँ पे और आ जाती है बड़ी इंपॉर्टेंटली, आप इतना करके रखे काफ़ी है। अगर कोई पर्टिकुलर जीनस एग्जॉस्ट कर देता है, पर्टिकुलर वर्ड एग्जॉस्ट कर देता है होल जीनस को, तो जनरल वर्ड्स हम कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिससे लार्जर जीनस एक्सेप्ट हो जाए, दैट वाज कवर हो जाए। एम्ब्रेसिंग मतलब कवर, जिससे लार्जर जीनस कवर हो जाए। इट्स ए वेरी नेचुरल। अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड लेते हैं जिससे पूरे जीनस ही डिफाइंड हो जाता है, जैसे हम कहते हैं ना राम श्याम मोहन, हमने नहीं लिख के हम ऑल मैन लिख दिया, ऑल मैन लिख दिया, ऑल बॉयज़ लिख दिया, तो ये सबको ले लिया, ये सबको ले लिया। लेकिन हमें किसको बताना है? सिर्फ उस क्लास के बच्चे के बारे में बताना है, उस क्लास के बच्चे के बारे में बताना है। तो हम कहते हैं राम श्याम मोहन एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, ये चलेगा। लेकिन हम ऑल बॉयज़ लिख देते हैं तो मतलब ये पूरे जीनस को क्या कर देता है? एग्जॉस्ट कर देता है। तो वही कहता है कि इफ द पर्टिकुलर वर्ड्स एग्जॉस्ट द होल जीनस देन जनरल वर्ड्स मे बी कॉन्स्टिट्यूट फॉर एम्ब्रेसिंग द लार्जर जीनस। मैंने रूल 1 के तो कितने सारे एग्जाम्पल दिए आपको, इतना सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सब तो रूल 1 का ही एग्जाम्पल था। रूल 1 के बहुत सारे एग्जाम्पल तो आपको ऑलरेडी दिए मैंने, दिस वन, ठीक है ना। अब ये इसी का ब्रेकअप है। स्टेट्यूट कंटेन्स द इन्यूमरेशन बाय एक स्पेसिफिक वर्ड होनी चाहिए, क्लास को कॉन्स्टिट्यूट करे वो स्पेसिफिक वर्ड्स, क्लास एग्जॉस्टेड ना हो, जनरल वर्ड्स भी हो, डिस्टिंक्ट जीनस हो, दैट वाज। हाँ, ETC हम इंक्लूड लिख देते हैं तो अपने आप सभी आ जाता है। हम कहते हैं ना राम श्याम मोहन ETC, इसका मतलब एवरी पर्सन इज इंक्लूडेड देयर, एवरी पर्सन। तो अगर हमारा एवरी पर्सन लेने का अगर स्कोप नहीं है तो हम ETC वर्ड यूज ना करें, फिर हम उसको ना लिखें। अब जैसे ठीक हमको इसी तरह हम जैसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखनी है और वो प्राइम मिनिस्टर्स लिखने हैं जो जिनकी डेथ हो चुकी है, तो हम अगर लिखते हैं इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ETC, तो जो प्राइम मिनिस्टर एलाइव है वो भी आ जाएंगे फिर तो। लेकिन हमारा वो इंटेंशन नहीं था, हम वहां पे ETC वर्ड यूज ना करें। दैट्स वाई यहां पे कहा गया कि दैट वाज। हाँ, जब वाइडर सेंस देना है तब ETC वर्ड यूज करें। That's why it is intended, unless of course there is something to show that the wider sense was intended. जब wider sense देना है तो ETC वर्ड यूज करें, जब wider sense नहीं देनी है तो ETC वर्ड यूज ना करें। This is the matter called here. That is the matter called here. बिल्कुल सही बोला। तो हमारे पास क्या क्या डॉक्ट्राइन्स हो गए? हमारे पास डॉक्ट्राइन हो गए लिटरल कंस्ट्रक्शन, रीजनेबल कंस्ट्रक्शंस, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शंस, हेडेंस रूल, और एक और हो गया आपके पास एडिटम जनरलिस। दैट वाज बिल्कुल। अनलेस ऑफ कोर्स, हाँ, वाइडर सेंस का मतलब यहाँ पे एडिटम जनरलिस जब कब लेते हैं तब है जब बिल्कुल ओपन सेंस हो, हमारा बिल्कुल ओपन हो। यहाँ वाइडर सेंस का मतलब होता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, दैट इज द मीनिंग हियर वाइडर सेंस। वाइडर सेंस का मतलब आप यहाँ लेंगे ऐसे कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, दैट वाज। गुड इवनिंग अमित। वाइडर सेंस का मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। चलिए अब हम ऐसे डाउट्स को और भी आगे करते रहेंगे, लेकिन अभी एक डॉक्ट्रिन आप मुझे एक और बहुत अच्छा चीज करने दो आप, दैट्स कॉल्ड हियर एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शंस। दैट्स कॉल्ड हियर एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शंस। अगर मैं एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शंस की बात करूं, सही है, देखो मैं आपको हमेशा एक एडवाइस करूंगा,
इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स किसी भी एग्जामिनेशन को ले लो, आता ही आता है। जनरल नॉलेज की बातें होती है, इंटरव्यूज में रास्ते चलते लॉ को पढ़ने के लिए बहुत यूजफुल है। जो लैंग्वेज है लॉ का उसको याद करके रखो ना तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। दैट्स द मैटर। चलिए अब अगर एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शंस के ऊपर आते हैं ना तो एक बात आती है कॉमन सेंस रूल। कॉमन सेंस रूल में कुछ और बातें नहीं है। कॉमन सेंस वही रीजनेबल कंस्ट्रक्शंस की बात करता है कि अगर लिटरल कंस्ट्रक्शंस अगर आपके सेंस को जस्टिफाई नहीं करता, अगर आपको लगता है जो पढ़ रहे हो वो मीनिंग नहीं होगा, कुछ और मीनिंग होगा, तो आपको यहां पे प्रिविलेज है, यू कैन डिविएट और वो मीनिंग दो जो सेंसिबल मीनिंग हो, कॉमन सेंस के साथ फिट बैठे। तो यहां पे ये मैटर कॉमन सेंस रूल के बारे में भी। हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम एंड पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे, मे का इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, सेल का इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। कभी कभी मे का इंटरप्रिटेशन वैसे तो डायरेक्टरी होती है, लेकिन कब मे का इंटरप्रिटेशन मैंडेटरी भी हो जाएगा। तो इन सारी बातों को हमको थोड़ा समझना है। चलिए कॉमन सेंस के बाद आइए दैट वाज एंड्स के ऊपर, एंड और के ऊपर आते हैं। और एंड और को समझने से पहले मे के बारे में समझते हैं पहले थोड़ा। मे, कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड मे, लेट अस सी व्हाट इज। अच्छा, आप भी कई बार एक्ट पढ़ते हैं ना, दैट वाज, आप शायद विराट शुरू से क्लास में नहीं है, जब स्टार्टिंग क्लास ले रहा था स्टार्टिंग में ही बताया था, जब हम रीजनेबल इंटरप्रिटेशन पे गए थे तो ही बताया था कि कहाँ एब्सर्डिटी आती है। तो आई विल जस्ट टेल यू दैट आफ्टर द क्लास यू रिपीट द क्लास वंस अगेन, उसी चैनल के ऊपर अवेलेबल रहेगा, आप उसको फिर से रिपीट करके देखना शुरुआत के क्लासेज को, ठीक है। दैट वाज। अब जरा एक बात ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान से। हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड मे। कई बार आपने मे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कितनी जगह मे वर्ड आता है, क्या मतलब होता है? तो जहां कहीं वर्ड मे होना वो प्रोविजन डायरेक्टरी हो जाता है। जहां कहीं भी मे वर्ड हो वो प्रोविजन क्या हो जाएगा? डायरेक्टरी हो जाएगा। अब देखिए मैं आपका कितना माइंड को फ्रेश करता हूं लॉ में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मे का इंटरप्रिटेशन मैंडेटरी हो जाता है, मतलब होता मे है लेकिन इंटरप्रिटेशन मैंडेटरी हो जाता है। अब बताओगे वो कैसे, वो क्यों होता है मैंडेटरी? मैंडेटरी होता है तो फिर सैल ही क्यों ना लिखते हैं? मैं उस सारी बातों पे आता हूं, उन सारी बातों पे आता हूं, क्यों नहीं सैल लिखते। दैट वाज। हाँ, मैंने इसको पब्लिक डोमेन में ही डाला हुआ है अभी, लेट इट बी, नो प्रॉब्लम। आप यहां पे देखिए अभी, द वर्ड मे हैज ए मैंडेटरी फोर्स इन द फॉलोइंग केसेज। अब जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिए, द वर्ड मे हैज ए मैंडेटरी फोर्स इन द फॉलोइंग केसेज। कहां कहां मे जो है मैंडेटरी हो जाता है, कब मे मैंडेटरी हो जाएगा आप भी सीखिएगा इस चीज को बड़े ध्यान से। कहते हैं when the subject involves a discretions coupled with an obligation। पहली बात, that was when the discretions coupled with the obligations। दूसरी बात, where the remedy will be advanced and mischief be suppressed, and when the word may has been used in a statute as a matter of pure conventional courtesy। that was प्योर कन्वेंशनल कटसी। चलिए सबको स्टडी पे ध्यान दीजिए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए ज़्यादातर लोग, एंड दैट वाज। अदरवाइज फिर मिस हो जाएगा तो आप कहेंगे रिपीट कर देने, क्योंकि बहुत क्रूशियल टॉपिक चल रहा है। कब आपको मे को मैंडेटरी समझना है, इट्स अ वेरी क्रूशियल टॉपिक विच वी आर गोइंग टू हैंडल। आप कभी कभी आप किसी भी एक्ट को उठा के एक बार देखना, जब एक्ट को खोलते हो पहले पेज पे कह जाते हो तो कहते हैं दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 जो होता है ना, किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 1 होता है वो ये बताता है कि इस एक्ट को किस नाम से बुलाएंगे. ठीक है, किस नाम से बुलाएंगे बताता है कि नहीं बताता है? हमेशा बताता है. आप खोल के देखो सेक्शन 1 किसी भी एक्ट को उठा लो और लिखिएगा दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज ए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. मे वर्ड यूज किया है. तो क्या आप सीआरपीसी को, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को राजू बुला सकते हैं? आप बोलेंगे क्यों नहीं राजू बुला सकते हैं? सेक्शन 1 तो कहा है मे बी कॉल्ड. वो कहता है कि सीआरपीसी बुलाना है तो बुलाओ, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बुलाना है तो बुलाओ, नहीं तो अपनी मर्जी के जो नाम रखना है रख दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहां ना आपका डिस्क्रिशंस है और आपका ऑब्लिगेशंस भी है. डिस्क्रिशंस आपका विवेक है. एक्ट का नाम मत खराब करना. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को ज्यादा प्यार आ रहा है तो सीआरपीसी बोल देना, लेकिन राजू मोनू शंभू सब मत बोल देना. तो अब बोलोगे सेल क्यों नहीं है? अगर सेल वर्ड होता ना तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को कभी कोई सीआरपीसी बोलता ही नहीं. कोर्ट में भी जज बोल देते सीआरपीसी तो डिफॉल्ट हो जाता, गड़बड़ी हो जाती फिर तो. सो एवरी टाइम आई मस्ट लेट यू नो दैट whenever two things are there, देखिए जरा ध्यान से, two things are there. किसी भी सिचुएशन में अगर डिस्क्रिशंस भी हैं और ऑब्लिगेशंस भी हैं तो मे जो होती है ना वो मैंडेटरी हो जाती है. मैंडेटरी हो जाती है, फिर वो डायरेक्टरी नहीं रहती है, वो मैंडेटरी हो जाती है. दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. हमारा डिस्क्रिशंस ये है कि हम उसको सीआरपीसी भी बोल दें. हमारा ऑब्लिगेशन ये है कि हम उसको उसके नाम से ही बुलाएं. और छोड़िए, कई जगह ऐसा देखने को मिलेगा. अगर हम सेक्शन 168 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर जाते हैं तो वो कहता है कि डायरेक्टर अगर रिजाइन करता है तो बोर्ड को अपनी रेजिग्नेशन देगा और बोर्ड जो है उस रेजिग्नेशन को आरओसी को फाइल करेगी और डायरेक्टर एक फॉर्म होगा DIR 11 वो आरओसी को फाइल करेगा. इसके लिए यहाँ वर्ड मे यूज़ किया गया है. मे यूज़ किया गया है. डिस्क्रिशन क्या है कि उसका रिजाइन करे या ना करे. पहली बार जब रिजाइन किया था 2 बार करना पड़ता है. क्या इरादा बदल गया है? अगर इरादा बदल गया है तो DIR 11 नहीं फाइल करे. नहीं बदला है तो जरूर फाइल करे, क्योंकि ये मे जो है मैंडेटरी है, डायरेक्टरी नहीं है. यहाँ पे डिस्क्रिशंस भी आ गए हैं, ऑब्लिगेशंस भी आ गए हैं. जहाँ कहीं भी आपको, आई मस्ट लेट यू नो दैट, ये 2 चीज़ें दिखें, आपकी पावर भी है, आपकी ड्यूटी भी है, आपकी डिस्क्रिशंस भी है, आपकी ऑब्लिगेशंस भी है, तो मे जो होता है वो मे हमेशा क्या होता है? मैंडेटरी होता है, डायरेक्टरी नहीं होता है. मे हमेशा मैंडेटरी होता है, डायरेक्टरी नहीं होता है. इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा. एक बात और सुनिए जरा ध्यान से. वन मोर थिंग आई मस्ट पॉइंट आउट फॉर यू. ये तो हो गया. दूसरा कहता है where the word may has been used in statutes as a matter of pure conventional courtesy. एक प्योर कन्वेंशनल कटसी के तौर पे अगर यूज किया जाए तो कन्वेंशनल कटसी, मैं एग्जांपल देता हूं, सुनिए जरा ध्यान से. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी स्टेट में, दैट वाज, आप लोग इतने चैट्स मत लिखिए, आप जरूरत की बातें ही लिखो. विराट आप जरूरत की बातें लिखिए एंड फिर मैं उसके बाद, क्योंकि मेरे फिर माइंड डिविएट होता है, मैं मेन इसमें बहुत इंस्टेंट एग्जाम्पल सब पे लाने पड़ते हैं मुझे और मिस हो जाऊंगा फिर, तो आपको सही एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा फिर अगर माइंड से स्लिप हो गया तो. सही है.
बिल्कुल, इट इज मैंडेटरी टू फाइल DIR 11, दैट्स फाइन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है ना, मैं ये कहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, अब ध्यान सुनिए, किसी स्टेट के ऊपर आर्टिकल 356 लगाना है। आप तो समझते होंगे, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी देखती कि स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग्स प्रॉपर नहीं है तो उस स्टेट के गवर्नमेंट को जो है वो डिसमिस कर देती है और क्या करती है, आर्टिकल 356 लगाती है। तो 356 लगाती है तो रिकमेंडेशन किसको भेजती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन भेजती है कि नहीं भेजती है, बिल्कुल भेजती है। अब अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो सरकार को कहती है कि सरकार इसको रिकंसीडर कीजिए, आई एम नॉट सेटिस्फाइड ऑन दैट। सरकार बोलती है हम तो सेटिस्फाइड है, प्रेसिडेंट आप लगा ही दीजिए। तो लिखा है प्रेसिडेंट मे इन्वोक आर्टिकल 356 फॉर दैट स्टेट। वर्ड मे लिखा हुआ है, अगर मे देख के प्रेसिडेंट समझे कि भाई ये तो मेरे लिए डायरेक्टरी है, मैं फिर से वापस कर सकता हूं बिल को, तो सॉरी ये डायरेक्टरी नहीं है, ये मैंडेटरी है। तो क्या हुआ, मे लिखा हुआ है, वो आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके पोस्ट की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये प्योर कन्वेंशनल कटसी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर के लिए शैल वर्ड यूज ना करे, कोर्ट के जजेस के लिए शैल वर्ड यूज ना करे, मे यूज करे। लेकिन मे देख करके उनको ये नहीं समझना चाहिए कि वो प्रोविजन उनके लिए डायरेक्टरी हो गई है, वो प्रोविजन उनके लिए क्या है, मैंडेटरी ही है वो प्रोविजन। सही है, तो यहां पे बात सिंपल आ गई, प्योर कन्वेंशनल कटसी है। अगर ये क्लियर है ये दोनों पॉइंट। नंबर 1, when the power is coupled with the duty, when the discretion is coupled with the obligation, number 1. Number 2, when it's a pure conventional courtesy, and number 3, when the remedy will be advanced and mischief will be suppressed. कभी कभी आप लॉ पढ़ेंगे और आपको कॉमन सेंस कहेगा कि भाई यहाँ पे मे प्रॉपर नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कोर्ट को कन्विंस करें कि भाई यहाँ पे मे प्रॉपर नहीं है और कोर्ट आपको बोले कि शांत रहो, मे ही होगा। आप कोर्ट को कन्विंस कीजिए, अगर कोर्ट आपके आर्गुमेंट से सेटिस्फाइड होती है तो उस मे को मैंडेटरी जरूर कंसीडर करेगी, उस मे को मैंडेटरी जरूर कंसीडर करेगी। दैट्स द मैटर कॉल्ड हियर, द मे वुड बी कंसीडर्ड एज mandatory. This one, mandatory provisions we got there in this situation, which we need to find out that, you know, this one. And यहाँ पे हमारा मे और सेल की बात रही और बड़ा ही सिंपल से मैटर को हमने फाइंड आउट किया इस सिचुएशन को लेकर के। एंड कहाँ भी रेमेडी एडवांस करनी है और मिसचीफ को सप्रेस करनी है इन ऑल दिस सिचुएशंस विच वी हैव टू। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं आपको इसका कोई एग्जांपल दूं तो मेरे को जो एग्जांपल जैसे दिमाग में याद आ रहा है, आई एम जस्ट पुटिंग एन एग्जांपल ऑन डेट नोट। अगर मैं ये दूं कि भाई यहाँ देखिए, ये सेक्शन 151 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि अगर आप लिस्टेड कंपनी है, देन लिस्टेड कंपनी मे हैव ए डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर। मे हैव ए डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव का डायरेक्टर होना मे वर्ड है, आप तो बोलेंगे डायरेक्टरी है, लेकिन डायरेक्टरी क्यों होगा वो प्रोविजन, वो तो मैंडेटरी प्रोविजन है, वो तो मैंडेटरी प्रोविजन है, वहाँ पे वो डायरेक्टरी नहीं है। बिकॉज अकॉर्डिंगली स्मॉल शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड में होना जरूरी है और स्मॉल शेयर होल्डर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड भी है पूरा एक्ट। और यहाँ पे मे वर्ड का इंटरप्रिटेशन जो है डायरेक्टरी नहीं लेंगे, मैंडेटरी लेंगे। लेकिन अगर मैंडेटरी अगर सेल लिख दिया गया होता तो स्मॉल शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव नहीं भी होते तो भी कंपनी की मजबूरी होती कि अपॉइंट किसको करे फिर। तो डेट्स बी द मैटर कॉल्ड हियर। तो ये सिचुएशन है हमारे पास। डायरेक्टर एंड ऑब्लिगेशन क्या होगा 168 में, समझा नहीं क्वेश्चंस को मैं, आप क्वेश्चन को क्लियर कीजिए थोड़ा। तो दैट्स कॉल्ड हियर द मैटर कंसर्न विद द मैंडेटरी।
तो again I conclude the point, whenever you are finding out the may written into any provision of the act, you must consider the provision is directory prima facie, but whenever there is still certain circumstances in which the may be considered as of course the mandatory provisions. When number one, when the discretion coupled with the obligation, number two, when it is the pure conventional courtesy, and number three, when the remedy is to be advanced and mischief is to be suppressed. That was the matter called here. See one more thing very properly. That was, अगर हम कहते हैं सेल के बारे में, see one more thing very properly need to find out that you know कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड सेल और मस्ट. अगर मैं अब इसकी बात करता हूं, अब जहां कहीं भी वर्ड रहता है सेल, अब होता है सेल, तो हमारा प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन इज ऑलवेज मैंडेटरी. प्रोविजन इज ऑलवेज मैंडेटरी. सही है. But in certain situation the provision is directory. अब यहां उल्टा हो गया, मतलब सेल भी है ना तो हम प्रोविजन को क्या मानेंगे? डायरेक्टरी मानेंगे, मैंडेटरी नहीं मानेंगे. तो कब पहला पॉइंट देखिएगा, when it has been used against the government, गवर्नमेंट के अगर अगेंस्ट यूज होता है, गवर्नमेंट के लिए यूज होता है, तो हमेशा सेल वर्ड जो होगा वो डायरेक्टरी होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनिए क्या एग्जाम्पल है. when we make the application to the government for the approval of the name, the government must respond, the government shall respond within 30 days. The government shall grant the registration certificate within 30 days. Shall grant the registration certificate within 30 days. That's written that 30 दिनों के भीतर गवर्नमेंट हमको registration certificate provide करे. What the word is written that? Shall. But nevertheless, the shall is mandatory for the government office. It's always the directory. वो कहते हैं कि भाई हम इतनी बड़ी देश को मेंटेन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, हमसे तो डिफॉल्ट तो होंगे ही होंगे. तो आप अगर हमको डेडलाइन देते हैं तो आप ये उम्मीद मत रखिए कि हम उस डेडलाइन के भीतर हम उस चीज़ को ख़त्म भी कर देंगे. हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे. हमें कोई पनिशमेंट नहीं दीजिएगा इस चीज़ के लिए. तो ठीक है, सेल वर्ड जो है ना, ये सेल वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन उसकी कंप्लायंसेस हम क्या लेते हैं? हम उसकी कंप्लायंसेस डायरेक्टरी लेते हैं, मैंडेटरी नहीं लेते हैं. क्योंकि कहीं भी एक्ट में लिखा होता है कि गवर्नमेंट इस काम को इतने दिनों के भीतर करके नहीं दी तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को ये फाइन लगेगी, ये पेनल्टी लगेगी, जेल होगा. ये सब कहीं नहीं लिखा है. मतलब उनको नॉन कंप्लायंसेस के लिए उस एक्ट में पनिश नहीं किया गया है. हमको पनिश किया जाता है कि साहब आप ये काम इतने दिन में नहीं करेंगे, ये फॉर्म आप इतने दिन में फाइल नहीं करेंगे, तो भाई आपके लिए ये फाइन है, ये इम्प्रिजमेंट है. हमारे लिए है तो हमारे लिए सेल मैंडेटरी है. अब उनके लिए भी सेल वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन उनके लिए कोई फाइन पेनल्टी नहीं है, तो उनके लिए वो प्रोविजन क्या होगा? डायरेक्टरी होगा. अब आप बोलिएगा तो ऐसा कंफ्यूजन क्यों किया? जहां भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कंप्लायंसेस की बातें होती तो मे वर्ड ही यूज कर लेते. तो सरकार भी चाहती है, जानती है, सेल लिखते हैं तो इतना धीरे काम करते हैं, मे लिख देंगे तब तो ये लोग और आराम से काम करना शुरू करेंगे, काम ही करना बंद कर देंगे. फिर तो काम ही करना बंद कर देंगे. इनको प्रेशराइज करने के लिए सेल वर्ड लिख दो, लेकिन ये अंदर की बात है. हम समझेंगे कि ये जो प्रोविजन है ये मैंडेटरी नहीं, ये डायरेक्टरी है. उनको पता तो चलता नहीं है, वो सेल देख के और जल्दी जल्दी काम करेंगे. तो आपको तो पता चल गया कि सेल उनके लिए डायरेक्टरी है. तो आप ध्यान रखना, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बता मत देना कि जो उनके लिए सेल लिखा जाता है वो डायरेक्टरी होता है, मैंडेटरी नहीं होता है. ठीक है, यू मस्ट टेक केयर ऑफ दैट. नेवर शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद द एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देयर.
दैट फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे जाए। चलिए, अब ये आपका डिस्क्रिप्शन है। When the intention of legislature show demands where giving it is a mandatory interpretation would result absurd results, ये आपका मैटर है कि अगर आपको लग रहा है कि लेजिस्लेटर का ऐसा इंटेंशन है कि यहाँ पे मैंडेटरी नहीं, यहाँ पे डायरेक्टरी कवरेज होनी चाहिए, then you convince the situation it will be coped up with in this particular manner. तो where intention of legislature show demands, कभी भी अगर ऐसा हो या फिर अगर मैंडेटरी इंटरप्रिटेशन देते हैं तो एक्ट का जो मेन पर्पस है वो डिफीट होता है, वो डिविएट हो जाता है। सही है दिस वन। तो ये हमारा मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी इंटरप्रिटेशंस की बात थी। हमें कुछ और कॉमन सेंस रूल के बारे में एंड और की इंटरप्रिटेशंस भी देखनी है, और आई शैल टेक वन मोर क्लास ऑन टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। वी शुड बी मीटिंग वंस अगेन टुमारो मॉर्निंग इटसेल्फ 9:30 AM, 9:30 बजे कल हम एक बार फिर से मिलते हैं और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स टॉपिक को फिनिश करते हैं। आज यहीं रखते हैं, अपने पूरे मैटर को यहीं रखते हैं आज।